Assalamu alaikum. My name is Yasir Khan Kakar, and today's episode we are going to discuss the South Asian politics. So we are again joined by Dr. Khurram Abbas sir. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Alhamdulillah sir, ठीक है. Sir, recently आपका article पढ़ रहा था in which you have mentioned many lateralism in the context of Pakistan, China, and Bangladesh. Sir, what do you think about this new concept, or especially in our context? देखें, पिछले कुछ अरसे से साउथ एशिया जो है ये एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड चेंजेस से गुजरा है। सो अगर आप इसको ब्रॉडली देखें तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। ये अगर आप देखें तो अगर हम इसको वन बाय वन गिने तो मालदीव्स के इलेक्शंस आपने देखे होंगे, फिर बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, फिर उसी साल जो है वो गवर्नमेंट भी टॉपल हो गई। फिर इसके अलावा भूटान में इलेक्शंस हुए, नेपाल के अंदर इलेक्शंस थे, फिर श्रीलंका में इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस हुए। सो आपको एक बड़ी तेजी से जो है ना वो सूरत हाल बदलती हुई मिली। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ये कि साउथ एशिया इस वक्त जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, और बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, साउथ एशिया की जो सोसाइटी है, स्पेशली स्मॉलर साउथ एशियन स्टेट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से अब चेंज हो रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 70-75 साल के अंदर स्मॉलर साउथ एशियन स्टेट्स के पास कोई बड़ी ऑप्शन नहीं थी। उनके हम्म. पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी और वो थी इंडिया। हम्म. और इंडिया के साथ नेचुरली उन्होंने अपना एक अलायंस रखा, उनके साथ रिलेशनशिप रखा, इकोनॉमी उनके साथ अटैच की, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सिक्योरिटी के रिलेशनशिप। मालदीव्स के अंदर इंडिया ने अपने जो है वो सोल्जर्स रखे। सो बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट्स किए हैं, सो आपको एक सीरीज ऑफ जो है वो एग्रीमेंट्स वहां पे मिलेगा। इंडिया हर साल जो है वो इन कंट्रीज के लिए एक पैकेज भी रखता है अपने बजट के अंदर इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए। सो इन इन कंट्रीज के पास कोई और बड़ी ऑप्शन नहीं थी। हम्म. लेकिन उसके साथ साथ वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो एक सेंटिमेंट पाया जाता था इंडिया के हवाले से, कि इंडिया की जो इंटरफेरेंस है, इंडिया की जो एक आप समझ लें कि बहुत सारी पॉलिसीज को वो रिजेक्ट कर देते थे इन इन कंट्रीज की। लेकिन अब हुआ यह है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो है वहां पे इस पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर चाइना जो है वो इमर्ज हुआ है। हम्म. चाइना एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज हुआ है फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। तो उनके पास एक ऑप्शन आ गई है। हम्म. पिछले 10 सालों के अंदर चाइना ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा के जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्लेजेस किए हैं। हम्म. फिर इसके अलावा आपने देखा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जो है वो 6 ममालिक इस वक्त जो है वो सिग्नेटरीज हैं साउथ एशिया के अंदर, सिवाय भूटान और इंडिया के। सो चाइना की इस वक्त जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है ग्रेजुअली इन इन कंट्रीज के अंदर। और आपने, जैसे मैंने अभी जिक्र किया इलेक्शंस का, आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली मुख्तलिफ ममालिक में, मालदीव्स के अंदर, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में इवन, तो वहां पे आपको सोसाइटी जो है वो दो दो धड़ों में तकसीम नजर आएगी। एक सोसाइटी वो है जो प्रो चाइना, आप उसको कह सकते हैं। एक सोसाइटी का सेगमेंट वो है जो प्रो इंडिया सेगमेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह डिवाइडेड हैं। सो उसी की बेस पे जो है वो जो जियो पॉलिटिक्स है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जो डिसीजंस ले रही हैं वो गवर्नमेंट्स, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब आ जाते हैं ये जो साउथ एशियन क्वाड की आपने बात की। देखें, पाकिस्तान पिछले 7-8 साल से कोशिश कर रहा था कि जो सार्क समिट है जो इस्लामाबाद में इंडिया ने बायकॉट किया था, वो किसी न किसी तरीके से हो जाए। पाकिस्तान ने बहुत सारी ऑप्शंस भी बताई। एक ऑप्शन ये थी कि हम इसको जो है वो ऑनलाइन कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये थी कि इसको हम जो है ना किसी न्यूट्रल कंट्री के अंदर कर लेते हैं, जैसे नेपाल का जिक्र आया। लेकिन वो सारी जो चीज़ें थी वो रिजेक्ट की गई इंडिया की तरफ से। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो कंट्रीज जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे सार्क का बायकॉट करने में, जिसमें जो सबसे पेश पेश थे उस वक्त वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान थे। भूटान तो अभी तक अपने उस स्टांस पे शायद कायम है, बट आप अगर देखें तो इस वक्त जो बांग्लादेश के जो हेड हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनस, या नेपाल, या इवन श्रीलंका, उन्होंने भी वॉइसेस रेज की हैं कि
सार्क को रिवाइव किया जाए, लेकिन इंडिया ने कंसिस्टेंटली इसको जो है वो रिफ्यूज किया है। तो अल्टीमेटली आपको पता है ये दौर जो है वो मिनीलैटरलिज्म का इमर्ज हो रहा है। बहुत सारे और और रीजन्स में आपको मिनीलैटरल फोरम्स मिलेंगे। तो पाकिस्तान ने अब मेरे ख्याल से एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है, चाइना के साथ ऑफ कोर्स मिलके, कि रादर हम वेट करें इनडेफिनेटली इस रीजनल कोऑपरेशन के लिए सार्क का, कि कब सार्क जो है वो दोबारा से बहाल हो, रिवाइव हो। रादर तब तक जो है वो एक कोई ऑल्टरनेटिव फोरम होना चाहिए जो सार्क को कॉम्प्लीमेंट करे, और उसमें सार्क मेंबर कंट्रीज हों। तो उसमें प्रिडोमिनेंटली जो नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। तो मैं उन 4 कंट्रीज को लेके जो है मैंने ये टर्म दी है साउथ एशियन क्वाड की। अच्छा सर, अगर हम इसमें देखें कि इन कंट्रीज़ के आपस में भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, जैसे कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और जिस तरह की टीटीपी के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, फिर बॉर्डर के ऊपर होते हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या इन मसाइल के मौजूदगी में क्या ये कामयाब हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? फेयर इनफ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ना सिर्फ हमारे मसाइल जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं, बल्कि हमारे मसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के साथ भी हैं। वहाँ भी इस वक्त जो है वो ठीक है, चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, और वो मैंने अपने आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया कि चैलेंजेस काफ़ी आएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव है, पहले हम पॉजिटिव डिस्कस कर लेते हैं और फिर चैलेंजेस की तरफ आ जाते हैं। पॉजिटिव ये है कि इस वक्त एक एलिफेंट इन द रूम मौजूद है, और वो है चाइना। चाइना का अपना एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड है, और वो क्लाउड जो है वो हेल्प कर सकता है इन कंट्रीज को कि वो अपने ताल्लुकात जो है ना सिर्फ बायलैटरल लेवल पर बहाल करें, बल्कि मल्टीलैटरल फोरम्स के अंदर वो हेल्प आउट करें और कॉपरेशन के मैकेनिज्म्स डिफाइन करें। आपने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की बात की, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान का जो कंसर्न था टीटीपी को लेके, तो हम्म। उसके ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले 1-2 सालों के अंदर। एक दफ़ा ये बात चली कि शायद टीटीपी को रीलोकेट किया जाएगा बॉर्डर एरियाज से सेंट्रल अफगानिस्तान या नॉर्दर्न अफगानिस्तान। फिर ये बात भी चली कि शायद अब जो है वो अफगानिस्तान जो है उसको कन्विंस किया गया कि आप कोई मैकेनिज्म क्रिएट करें इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो मिसट्रस्ट है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ईगरनेस है बीजिंग के अंदर। सो बीजिंग जैसे वहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, या सी पैक के अंदर अब इंक्लूजन की बात की जा रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं ये स्ट्रेटेजिक फोरम पे, ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजिक फोरम पे, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है रिलेशनशिप में। अब हमने एम्बेसडर्स एक दूसरे कंट्रीज में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक्सचेंज करने हैं। सो अब हम ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना। हम्म। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के हवाले से भी इसी तरह का एक मोमेंटम जो है वो विद द हेल्प ऑफ चाइना जो है वो होगा। चैलेंजेस का इशू ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यासिर आप क्योंकि खुद नौजवान है, समझते हैं इस चीज़ को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक वो अनसर्टिनिटी है, एक पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं, फिर इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी का इशू है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो गवर्नेंस का है, हम्म। हमारी अपनी कैपेसिटी का है, कि हम कितने ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर इन फोरम्स को पहले तो इस्टेब्लिश करें, हम्म। और इस्टेब्लिश करने के बाद इनको इफेक्टिवली चलाएं। हम्म। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो हर चीज़ में रिएक्टिव हो। तो ये हमारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, उनको मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखना होगा कि वो कितना प्रोएक्टिवली ना सिर्फ खुद सामने आए रीजन को लेके, बल्कि जो मिनिस्ट्रीज बैक पे उस चीज़ को मॉनिटर करती हैं या उसमें अहम किरदार अदा करती हैं। सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो कैसे इसको देख रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे देख रहा है। हमारे पास अभी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है SIFC का, हम्म। वो इसको कैसे जो है वो सिंक इन कर सकता है। तो क्योंकि देखें डिप्लोमेसी के अंदर आपने, ये एक आर्ट होता है टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, हम्म। और वो अपॉर्चुनिटीज आपने फिर अवेल भी करनी है, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है एंड देन अवेल करनी है। एक्सटर्नल लेवल पर भी बहुत चैलेंजेस होंगे यासिर। आई मीन न्यू दिल्ली के लिए इंडिया ये की तरफ स्ट्रेटेजिक से। इंसर्कलमेंट है, अच्छा। स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट है। हाँ सर, न्यू आपने, दिल्ली। जी जी बिल्कुल, जी। आप एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सवाल पैदा होता है कि जब हम ये पढ़ते आ रहे और सुनते आ रहे कि इंडिया एंड US स्ट्रेटेजिक अलायंस टू काउंटर चाइना,
तो अगर चाइना इस तरह के न्यू इनिशिएटिव्स लेगा विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सो आपके ख्याल से इंडिया और यूएस दोनों का एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसका उनका क्या रिस्पॉन्स होगा इसके हवाले से? अच्छा देखिए, इंडिया के लिए तो ये एक डायरेक्ट कंसर्न तो डेफिनेटली होगा। हाँ, रीजनल आ, इन्फ्लुएंस, उनकी उस उनकी जो रीजनल एम्बिशन उनको। देखिए, क्योंकि उनके डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उसके हम्म, ऊपर। वो न्यू दिल्ली जो है वो साउथ एशिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझता है, हम्म, अपना एक प्राइमरी, आप समझें कि अपना एक प्राइमरी जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसिडर करता है। और जब आप इस तरह के ऑल्टरनेटिव फोरम्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली न्यू दिल्ली जो है इसको हम्म, स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट कंसिडर करेगा, और वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। अब वो किस तरह रिएक्ट करता है आई डोंट नो, बट उसका रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करेगा जो एक फ्यूचर है इन इन इस तरह के फोरम्स को। अच्छा, वो रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हो सकता है न्यू दिल्ली जब ये सारे एस्टेब्लिशमेंट होते देखे इस तरह के फोरम्स को हम्म, ऑन रेगुलर बेसिस, तो इट माइट ऑल्टर द इट्स ओन पॉलिसी अबाउट सार्क, कि वो सार्क को किसी तरीके से रिवाइव करने के बारे में दोबारा वो हामी भर ले। हम्म। अगर ये बेस्ट केस सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ तो तो, उस और पे वर्स्ट असर। केस सिनारियो में तो इट कैन आल्सो गो फॉर काउंटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ फोरम्स, और वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। और वहां पे जो आपने बात की है यूएस की, वहां पे शायद फिर यूएस आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सारे चैलेंजेस को देख के ना एक चीज जो समझ में आती है वो ये आती है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये बेसिकली खेल ही सारा वो मुमकिनात का है। यहाँ पे पॉसिबल जो है ना वो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं हम्म, है। समटाइम्स ये सारी चीजें जो हैं वो क्या पता कि सिर्फ वो एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो फॉर न्यू दिल्ली एज वेल। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह से फ्यूचर आगे चलता है, डिपेंड्स कि न्यू, लेकिन मेरे ख्याल में न्यू दिल्ली का जो रिएक्शन होगा वो डिटरमिन करेगा इस तरह के फोरम्स को। तो उस पे सर एक ये इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने आ रहा है वो तो इंडिया सीपे को दे सी इट एज कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, क्योंकि वो इनके जो एरियाज पे आ रहे पाकिस्तान, जो आज़ाद एंड कश्मीर है, तो वो उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड जो, तो उसको फिर एक्सपेंड पाकिस्तान एंड चाइना करे टू अफगानिस्तान। तो उस हवाले से इंडिया तो मुश्किल है सर, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि एक जिस चीज़ पे सर वो डिकेट से इस चीज़ पे पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, सो वो आप उनके उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज देखें, अभी भी इस वक्त जो है वो इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है बीआरआई का। सो हम्म, इंडिया के पास जो है वो एक समझ लें कि एक वजह तो है कि इसको नेगेट करे सीपैक को, और वो नेगेट कर भी रहा है। पहले मैं एक यहाँ पे तस्दीक करता चलूँ कि देखें, एज एज द नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर्स, मेरे ख्याल से हमें इस तरह की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सी पैक है, ठीक है वो गुजर रहा है जीबी से, और जीबी जो है इस वक्त एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एज पर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, क्योंकि वो भी पार्ट था कश्मीर का, और वो जब तक जो है वो प्लेबिसाइड नहीं होता तब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, तो तब तक हम उसको कंसिडर करते हैं। बट स्टिल आई थिंक उस अब ये कब मसला हल होगा तब तक हम वेट नहीं कर सकते। हम्म, मेरे ख्याल से उस रीजन का हक है कि वो डेवलप हो, और हम्म, वहां पे जो है वहां से कॉरिडोर जो है वो गुजरे। सो एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि न्यू दिल्ली जो है वो देखें अपने एक ऑल्टरनेटिव बड़े एम्बिशियस किस्म के प्रोजेक्ट के साथ वो सामने आया था, हम्म, जिसका नाम था इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ, जो हम्म, कि आई थिंक वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर वो यूरोप तक वो लेकर जा रहे थे ऑल्टरनेटिव चीज़ों को। सो इस तरह के ऑप्शंस आई थिंक कॉरिडोर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो क्वाड में जिक्र कर रहा था, देखें क्वाड जो है वो किसी चीज़ के लिए वो अगेंस्ट नहीं है, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है, हम्म, सार्क की अपनी एक स्ट्रेंथ है। हम्म, जो साउथ एशियन क्वाड होगा वो न तो रिप्लेस कर सकता है सार्क को इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, और हम्म, ना ही जो है ना वो साउथ एशियन क्वाड वो अगेंस्ट होगा जो इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड है, जो कि हम्म, यूएस, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया और हम्म, जापान उसमें शामिल हैं। सो माय पॉइंट इज कि जी साउथ एशियन क्वाड जो है वो इट शुड बी बेस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक इश्यूज, हम्म, और उसके अंदर जो प्राइमरी इशू है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, और ताकि जो इस रीजन के लोग हैं उनकी जो है वो अपलिफ्टिंग हो। हम्म, यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि मेरे ख्याल से सार्क जो है उसके ऊपर दोबारा से एक डिबेट शुरू होनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं। और इसके अंदर लेट से अगर 7 ममालिक जो है, 7 मेंबर कंट्रीज उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो और एक कंट्री उसमें शामिल नहीं होना चाहता, तो हम्म, हमें उसको हॉस्टेज नहीं बनाना चाहिए, हम्म, हमें उसको जो है वो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए ताकि उसको भी हम रिवाइव कर सकें। देखें इस वक्त कितने इंपॉर्टेंट मसाइल हैं जो दोनों कंट्रीज के अंदर एक जैसे हैं। हमारे जो क्लाइमेट के इश्यूज हैं, यूथ जो है वो दोनों तरफ किस तरह से वो पूरे रीजन के अंदर किस तरह से वो इनडिफरेंट फील कर रही है फ्रॉम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। एलीट कैप्चर है। मेरे ख्याल से एक सार्क यूथ चार्टर होना चाहिए, हम्म। जिसके ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए कि यूथ को कैसे वो एम्पावर करना है इस रीजन को। क्लाइमेट के ऊपर होना चाहिए, विमेन के ऊपर कोशिश करनी चाहिए, नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए मिलकर। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वो रीजन जो है वो जियो पॉलिटिक्स का ही शिकार है। तो सर इस पे कितना आपको पॉलिटिकल एप्टीटाइट नज़र आ रही है पाकिस्तान में? क्या ये टोटली जस्ट टू काउंटर इंडिया, या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसे तंग आके वो कुछ एक इनोवेटिव तरीके से एक अब जो अपने एवेन्यूज है वो बढ़ा रहा है? देखिए कम्बिनेशन ऑफ बोथ है। हम्म, प्राइमरी फैक्टर डेफिनेटली ये इंडिया के हवाले से है कि मैंने जैसे पहले कहा कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम बैठ के वेट नहीं कर सकते कि न्यू दिल्ली कब जो है वो सार्क को रिवाइव करने के लिए ग्रीन सिग्नल देगा। हम्म, सो डेफिनेटली आपको ऑल्टरनेटिव फोरम्स जो हैं वो ढूंढने थे बियॉन्ड सार्क। तो उसमें मेरे ख्याल से एक इस वक्त जो रीजन के अंदर इन्वायरमेंट है वो काफी कंड्यूसिव है। हम्म, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो काफी फ्रेंडली है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और फिर इसी तरह अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी काफी फ्रेंडली है टुवर्ड्स चाइना, एंड हम्म, टू सम एक्सटेंट विद पाकिस्तान एज वेल। वो अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आते रहते हैं। हम्म, सो एक इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है, सोर्स इन्वायरमेंट का जो है वो पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। इकोनॉमिक कॉपरेशन देखें वो बिल्कुल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे इसको मैंने अगेन वो जो हमने पहले बात की कैपेसिटी की और गवर्नेंस इश्यूज की, कि हमने उसको करना कैसे है। फॉर एग्जांपल हमें गैप्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल देखें बांग्लादेश हर साल जो है वो 8 मिलियन मेट्रिक टन जो गंदम है वो मंगवाता है रशिया और यूक्रेन से। हम्म, पाकिस्तान कैन चिप इन। पाकिस्तान के पास इस दफा सरप्लस जो गंदम है, तो पाकिस्तान ने अभी तक कितना इसको जो है वो यूटिलाइज किया है इस अपॉर्चुनिटी को, हम्म, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा पाकिस्तान की गंदम एज कंपेयर टू यूक्रेन और रशिया। सो इट डिपेंड्स कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं कहाँ पे किस तरह से अपनी जो गैप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इकोनॉमिक फुटप्रिंट अपना बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो, वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको वो 9 to 5 वाला बाबू जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी वेरी मच प्रोएक्टिव इन टर्म्स, और आइडियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ यू कैन गो फॉर बांग्लादेश पाकिस्तान यूथ फोरम, बांग्लादेश पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फोरम, बांग्लादेश पाकिस्तान, आई मीन यू कैन डू मैनी थिंग्स जो कि आप बेसिकली पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं ताकि उनके साथ एक इंगेजमेंट बढ़े। और जो मिसट्रस्ट जो पिछली गवर्नमेंट में शेख हसीना के 15 सालों में था, उसको किस तरीके से कम किया जाए, तो इसके ऊपर बहुत सारा काम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आई होप कि होगा। अच्छा सर, ये तो हमने साउथ एशिया की बात की, जैसे कि आपने एसएफसी का जिक्र किया, जिसका मकसद है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना फ्रॉम मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि ये मैनी लिटरलिज्म में इट इज़ पॉसिबल इन द मिडिल ईस्ट, कि हम कहाँ वहाँ पे किसी कंट्री के साथ एक जिसके साथ लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हम कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना और वो अपने जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स वो वहाँ पे एस्टेब्लिश करें? इसमें दोबारा बताइएगा कि हम वहां पे हाँ, कैसे अपने मिडिल गल्फ डिप्लोमेटिक कंट्रीज में या फुटप्रिंट्स। गल्फ में किसी कंट्री के साथ करें, ये तो बेसिकली हमने सर साउथ एशिया में
बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड चाइना, हम आपस में कर, अगर हम गल्फ कंट्रीज में भी एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करें, लेट्स सपोज कर। देखिए, इस पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इस पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव, काम तो इस पे बहुत अरसे से हो रहा था, लेकिन एसआईएफसी ने जो एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली, वो ये लिया है कि आपने गल्फ कंट्रीज का स्पेसिफिकली हवाला दिया, इसमें कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कि कैश सरप्लस हैं, जो ईगर हैं टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। उन सब के इन्होंने डेस्क बना दिए हैं एसआईएफसी के अंडर। सो फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई डेस्क है, कतर डेस्क है, और वहाँ पे इन्होंने बहुत ही काबिल लोग जो हैं वो हायर किए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ एसआईएफसी, और वहाँ पे उन्होंने डेस्क बनाए हैं। आई होप कि वो इस काबिल होंगे, और आई एम श्योर कि वो होंगे, कि वो इसको जो है वो उन कंट्रीज की जो ज़रूरतें हैं, उन कंट्रीज की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट जो है वो ला सकेंगे। याद रखें कि हर कंट्री के साथ आप जो है वो एक जैसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं शेयर कर सकते। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ पे हर कंट्री का जो डेस्क होगा, वो उस कंट्री के प्रायोरिटीज के मुताबिक प्लानिंग करेगा, और प्लानिंग करने के बाद जो है वो डिसाइड करेगा कि इस कंट्री को हमने कौन सा आइडिया पिच करना है, कौन सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करनी है। सो अगेन, इट डिपेंड्स कि हम कितने जो है वो प्रोएक्टिव होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको कम करते हैं। बाय द वे, वहां पे एक चाइना डेस्क भी इन्होंने बना दिया है अंडर द एसआईएफसी। एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो मेरे ख्याल से जो हमारे सिस्टम में लैग करती है, वो फॉलो अप्स हैं। फॉर एग्जांपल एमओयूज हो जाते हैं, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, उन एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हो जाते हैं, और एक अखबारों में हेडलाइंस भी आ जाती हैं। द पॉइंट इज कि आप उसके बाद उसके ऊपर कितना फॉलो अप करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिसालें हैं पास्ट में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर हमारे बने पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट यही सेम प्लान था कि बाकी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाएंगे वहाँ पे करेंगे, बट दे आर जस्ट इन पेपर्स प्रैक्टिकली। अब इस तरफ मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मेरे लाइक कहाँ से लाइक अबाउट 100 किलोमीटर वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, खाली ज़मीन पड़ी हुई, देयर इज़ नो वर्क इन प्रोग्रेस देयर। हम्म, अगर आप पेपर पे आते तो देर आर लॉट ऑफ डेटा कि ये इतना पोटेंशियल इसमें है, तो ये प्लान है, तो वो लाइक डिप्लोमेटिक आप फ्रेजेस इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, इन पॉलिसी सर्कल्स, हम्म। तो बट इन प्रैक्टिकल देयर इज नथिंग। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिसकी तरफ आप इशारा करें। देखें, एट बेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो एफडीआई हर साल आ रहा है, वो आ रहा है 1 बिलियन, 2 बिलियन। एसआईएफसी का जो पैरामीटर होगा जिसपे मैं एसआईएफसी को परखूंगा, या हमें फ्यूचर में देखना होगा, वो ये कि एसआईएफसी इस फिगर को, ये जो 1 बिलियन या 2 बिलियन है, इसको क्या डबल कर सकता है ग्रेजुअली, और डबल करने के बाद फर्दर इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट एफडीआई जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे ये जहन में भी रखें कि एक तो चले कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं, फिर इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है वो आपकी सिक्योरिटी का भी इशू है, फिर इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज का भी इशू है। सो बहुत सारे जो है ना, वो आपको एक विशियस साइकिल मिलेगा पॉलिसीज का इन 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 सब चीज़ों के अंदर। तो लेट्स होप कि चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी गैप्स, अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज को फिर अवेल किया जा सके। Sir, thank you so much for joining us, and it was a pleasure to talking to you on such a very important topic. थैंक यू सो मच यासिर। और मैं जाते जाते एक जुमला जरूर कहूंगा। देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना, 21st सेंचुरी में हम्म, सिक्योरिटी से ज्यादा अब इकोनॉमी जो है वो प्रायोरिटी है। हम्म, आप जितने ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होंगे, इतने ज्यादा आप जियो पोलिटिकली रेलेवेंट होंगे। सो अब पाकिस्तान शुड वर्क ऑन इट्स डोमेस्टिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि पाकिस्तान जो है वो इमर्ज हो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी अपना एक important player within the region or outside of the region. Once again, thank you so much, Yasir. Thank you, sir.